स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोगों को पता ही होगा जो हमारी इकोनॉमिक्स की जीएस सुधा बुक की रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें आज ही हमारा लास्ट वीडियो रहने वाला है। आज के वीडियो में हम जो हमारा बजट से रिलेटेड कुछ पोर्शन रह गया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण संगठन है उनको हम डिस्कस करेंगे। प्रमुख योजनाएं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं इसमें राज्य सरकार की भी प्रमुख योजनाएं और मिसलिनियस और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हमारा जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है जीएस सुधा बुक का, वो हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं जो हमारा बजट का रिमेनिंग सेक्शन बचा था। तो बजट में हमने आपको बताया था कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो राजस्व खाता होता है, दूसरा होता है आपका पूंजीगत खाता। राजस्व खाते में जो होते हैं आपकी प्राप्तियां और व्यय आता है, और पूंजीगत खाते में प्राप्तियां और व्यय इन दोनों में। अब इसमें जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं जैसे कर प्राप्तियां, तो जो राजस्व खाते में प्राप्तियां आती हैं उसमें कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां आती हैं, जिसमें प्रत्यक्ष कर से और अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष कर जैसे कि जीएसटी वगैरह हो गया और गिफ्ट वगैरह, ये आपके जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह होते हैं ये आपके प्रत्यक्ष कर होते हैं जो हम आपको बता चुके हैं। गैर प्राप्तियों में जैसे ब्याज की प्राप्तियां, अनुदान, लाभांश की प्राप्ति, शुल्क और अर्थदंड और वस्तुवाद सेवा कर और वस्तुओं सेवाओं की बिक्री और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पीएसयू के उपक्रम से जो गैर राजस्व प्राप्तियां होती हैं वो व्यय में ये आपका क्या आता है। तो ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, अनुदान भुगतान राज्य सरकारों को जो दिया जाता है, और सब्सिडी भी व्यय में इसी से आती है। खाद्य, एलपीजी और उर्वरक, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है एलपीजी पे, खाद्य पे, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, और उर्वरक यानी कि खाद जो खेतों में लगाते हैं उस पे, तो ये इसका व्यय में आता है सरकार का। और वहीं पूंजीगत खाते में अगर हम देखें तो प्राप्तियां कहाँ से आती हैं, तो अतिरिक्त बाजार उधारी जो होती है, विदेशी ऋण एवं सहायता से प्राप्तियां प्राप्त की जाती हैं। विनिवेश मतलब जब सरकार विनिवेश करती है तो वहाँ से प्राप्तियां होती हैं पूंजीगत खाते में, और जो ऋण होता है बकाया उसकी वसूली से प्राप्तियां होती हैं। और व्यय कहाँ पे होता है, तो ऋण चुकाना, ऋण देना, परिसंपत्ति निर्माण और निवेश करना, यहाँ पे ये व्यय होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्व खाता और पूंजीगत खाता क्या होते हैं, इसमें प्राप्तियां कहाँ से होती हैं, व्यय कहाँ से होता है, और पूंजीगत खाते में प्राप्तियां कहाँ से होती हैं और व्यय कहाँ से होता है। इसके बाद हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे विनियोग विधेयक क्या होता है। तो विनियोग विधेयक की बात करें तो इस विधेयक द्वारा सरकार अपने खर्च के लिए लोकसभा से अनुमति लेती है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 114 और अनुच्छेद 266 में किया गया है। इसमें सभी मंत्रियों की मांगों को शामिल कर इन मांगों के बारे में लोकसभा में चर्चा होती है। जब मांगें मान ली जाती हैं तो उसे अनुदान कहा जाता है। इसी को हम विनियोग विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक क्या होता है, तो वित्त विधेयक की चर्चा, ये आप दो आर्टिकल दिख रहे होंगे। एक तो जो संसद है लोकसभा से संबंधित होता है, और एक विधानसभा में भी अनुदान मांगा जाता है, तो उसमें भी एक विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। वित्त विधेयक, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में 117 और 265 में किया गया है। सरकार द्वारा इसके द्वारा नए कर लागू व पुराने करों में बदलाव करती है। जब संसद में विनियोग विधेयक व वित्त विधेयक दोनों पारित हो जाते हैं तो बजट को पारित मान लिया जाता है। अब यहाँ से आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनता है वो जो रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट, ये क्या होता है। तो इन तीनों टर्म को समझेंगे। इसमें आता है जो रेवेन्यू डिफिसिट यानी कि राजस्व घाटा जो होता है, यह राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य होता है। तो राजस्व घाटा हम निकालते कैसे हैं, राजस्व घाटा जब भी हमें निकालना होता है तो राजस्व व्यय में से जो राजस्व की प्राप्तियां होती हैं वो हम घटा देंगे, तो हमारे पास राजस्व घाटा निकल के आ जाएगा। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो यह कुल प्राप्तियां उधार के अतिरिक्त पर कुल व्यय का आधिक्य होता है। तो इसमें राजकोषीय जो घाटा निकालेंगे हम कुल व्यय, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय को मिलाकर, जिसमें से हम उधार के अलावा राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान की प्राप्तियों को माइनस कर देते हैं। इसके बाद प्राइमरी घाटा यानी कि प्राथमिक जो घाटा होता है या राजकोषीय घाटे तथा ब्याज के भुगतान के बीच का अंतर होता है। तो प्राथमिक घाटा जब भी हमें निकालना होता है तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान हम घटा देते हैं, तो हमारे पास वो प्राथमिक घाटा निकल के आ जाता है। वहीं जो राजकोषीय घाटा होता है यह बजटीय व्यय को प्रबंधित करने हेतु सरकार की उधार लेने की आवश्यकताओं को प्रकट करता है। और राजकोषीय घाटा क्या होता है, यह ब्याज के भुगतान सहित सरकार की उधार लेने की सीमा को प्रकट करता है। राजकोषीय घाटे की अवधारणा जो है वो 1985 में जो सुखमय चक्रवर्ती समिति थी
वो मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित समिति ने इसको प्रस्तुत किया था। वहीं प्राथमिक घाटे में अगर हम बात करें तो यह ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त सरकार की उधार लेने की सीमाओं को प्रकट करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बजट घाटे की अगर हम बात करें तो बजट घाटा ये क्या होता है, तो जो कुल प्राप्तियां कुल व्यय के बीच का अंतर होता है उसी को हम बजट घाटा कहते हैं। यानी कि जो हमें कुल प्राप्तियां हुई और जो कुल हमने खर्च किया यानी कि व्यय किया उसके बीच में जो हमें अंतर मिलेगा वही बजट घाटा को डिनोट करता है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करती है, यानी कि सरकार अतिरिक्त प्रतिभूतियां जारी करती है और आरबीआई नई मुद्रा छापती है। इसकी वजह से बाजार में तरलता बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न होती है। इसी कारण 1997 में एडहॉक को समाप्त कर दिया गया था। राजकोषीय सुधार क्या होते हैं, तो राजकोषीय सुधार राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए एफआरबीएमए यानी कि राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन को वर्ष 2003 में पारित किया गया। यह जुलाई 2004 को प्रभावी हुआ और साथ ही में इसके तहत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3% सीमित रहे। मतलब जो जीडीपी है हमारी और जो राजकोषीय घाटा रहे उसके 3% ही रहे, इससे मतलब ज़्यादा ना जाए, ये सरकार प्राप्त करती है। लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाता हूँ, शायद से जो पिछला बजट अभी दिया गया है ना ये 25 वाला फरवरी में, तो उसमें जो राजकोषीय घाटा रखा गया है वो 4.4% है। शायद से एग्जैक्ट नंबर मुझे मालूम नहीं, मैं देख लूँगा एक बार उसको। मतलब सरकार की ये कोशिश रहती है कि 3% से ज़्यादा ये ना हो और इस अधिनियम का उद्देश्य राजस्व घाटे को समाप्त करना है कि मतलब राजस्व घाटा जो होता है ये हो ही ना, इसीलिए जो है आपका वो एफआरबीएम बनाया गया। शून्य आधार बजटिंग क्या होता है, यानी कि जीरो बेस बजट क्या होता है। इसकी औपचारिक शुरुआत 10 जुलाई 1986 को वित्त मंत्रालय द्वारा की गई तथा 1987-88 के आम बजट के साथ यह बजट पद्धति शुरू की गई। सरकार की नई योजनाएं व कार्यक्रम को प्रारंभ में ही समीक्षा की जाती है और उनकी प्रासंगिकता एवं उपयोगिता देखी जाती है। इसी को हम जीरो बजट, जो जीरो बेस बजट होता है वो कहते हैं। चलिए अब आगे इसमें हम देखते हैं। तो इसमें जो आपका आता है वो जीएसटी जो आपका छूट गया था ना आगे पोर्शन, ये इस तरीके से दिया ही गया है बुक में, क्योंकि जीएसटी के इसके नीचे ही देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो फिजिकल डिफिसिट के बाद यहाँ पे इन्होंने दिया है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये बुक में थोड़ा मुझे एरर लगा शायद से, या एरर हो भी सकता है क्योंकि ये जीएसटी के नीचे की चीज़ थी और यहाँ पे ये फिजिकल डिफिसिट के बाद दिया जा रहा है। कोई नहीं, चलो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जीएसटी को आपको पता ही होगा कि 4 कैटेगरी में मतलब इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और केंद्र शासित जो होता है इसको छोड़ दीजिए। 3 कैटेगरी में मेनली इसको डिवाइड किया जाता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी जो होता है वो सेंट्रल के द्वारा होता है, एसजीएसटी स्टेट के द्वारा होता है और आईजीएसटी ये दोनों इंटर स्टेट व्यापार को आयात पर लगने वाली ये जो शुल्क होता है वो होता है। अगर हम सीजीएसटी की बात करें तो यह एक राज्य की सीमाओं के भीतर अंतर्राज्य व्यापार की वस्तुओं का उत्पन्न एवं उपभोग होने की स्थिति में लगाया जाता है। सीजीएसटी से प्राप्त राशियां केंद्र व राज्य के मध्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर बांटी जाती हैं। और एसजीएसटी क्या होता है, यह भी एक अंतर यानी कि इंटर स्टेट टैक्स है। इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज़ में ही समायोजित होते हैं। एसजीएसटी से प्राप्त राशियों पर राज्य का पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, आईजीएसटी क्या होता है, तो आईजीएसटी में अगर हम बात करें तो आईजीएसटी ये एक अंतर यानी कि इंटर स्टेट व्यापार और आयात पर लगने वाला टैक्स है। आईजीएसटी से प्राप्त राशियां केंद्र व राज्य दोनों में वितरित की जाती हैं। यूटी जीएसटी मतलब ये केंद्र शासित प्रदेशों का जो टैक्स है उस पर, यह केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं के भीतर होने वाले व्यापार पर लागू होता है। यूटी जीएसटी से प्राप्त जो राशि होती है वह केंद्र व केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य में बांटी जाती हैं। मतलब यूटी जीएसटी में केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बचती है। आईजीएसटी एसजीएसटी पे जो होता है वो सिर्फ राज्य सरकार का होता है। बाकी यहाँ पे आईजीएसटी और सीजीएसटी दोनों के द्वारा ही बांटी जाती है। वो केंद्र में जो वित्त आयोग जो जीएसटी समिति होती है वही इसको डिसाइड करती है कितना क्या बंटना है। अच्छा, इस बजट प्रणाली के अंतर्गत जो आपका राजकोषीय घाटा कम होता है तथा कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण बढ़ता है। वहीं इसमें आगे हम बात करें आउटकम बजट
क्या होता है, तो 2005 में वित्त मंत्री पीवी चिदम्बरम ने इसकी घोषणा की तथा वर्ष 2006 में इसे लागू किया। यह सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि और उसका परिणाम के बीच संबंध विकसित करने का एक साधन है, मतलब आउटकम बजट यही होता है। और जेंडर बजट क्या होता है, तो वर्ष 2005 में वित्त मंत्री पीवी चिदम्बरम ने इसे पेश किया। इसके तहत बजट में महिला व बच्चों के कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो धन आवंटित किया गया है उन्हें अलग बताया जाता है। और इस तरह के बजट का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। मतलब जेंडर बेस्ड बजट एक ये होता है कि जैसे बजट में एक अलग से राशि आवंटित की जाएगी महिलाओं और बच्चों के लिए। मतलब जैसे ये आपका पूरा बजट है तो इस बजट में एक राशि, बजट की एक हिस्सा जो है वो सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए आवंटित किया जाएगा। और ये अलग से उसमें बताया भी जाएगा कि ये हिस्सा जो है हमने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए जारी किया है। और सबसे पहले इस चीज़ का प्रयोग जो है 1982 में ऑस्ट्रेलिया ने किया था। आगे देखते हैं अंतरिम बजट क्या होता है। तो इसे चुनावी वर्ष में पेश किया जाता है। यह एक वर्ष के लिए वैध होता है, लेकिन सरकार बदलती है तो इसे पहले ही उन्मूलित किया जा सकता है। इसमें राजस्व व्यय प्राप्तियां दोनों शामिल होती हैं। लेखानुदान क्या होता है, इसे हर वर्ष प्रस्तुत किया जाता है ताकि अल्पकालिक व्यय ज़रूरतें पूरी की जा सकें। यह 2 से 4 माह तक वैध होता है और इसमें केवल व्यय की चर्चा होती है। नोट, वर्ष 2017 में बजट पेश करने की तिथि 1 अप्रैल से परिवर्तित करके 1 फरवरी की गई, अतः बजट 31 मार्च से पहले पारित होता है। इसके लिए अब लेखा अनुदान की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में मुद्रण एवं सिक्के का उत्पादन, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, यहाँ डाक खानों की स्टेशनरी, डाक टिकट, अदालती व गैर अदालती स्टाम्प, रिजर्व बैंक व भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, राष्ट्रीय बजट पर पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट आदि के अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम यानी कि वित्तीय निगमों आदि की प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है। कहाँ पे, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में। मतलब जितने भी डाक टिकट होते हैं, आपके स्टाम्प जो होते हैं, ये सारे के सारे यहीं पे इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में ही किए जाते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, यह दक्षिणी राज्यों के लिए डाक लेखन सामग्री, पूरे देश के केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की छपाई होती है यहाँ पे। आगे देखते हैं, तो आगे आता है आपका करेंसी प्रेस नोट नासिक। यहाँ 10, 50, 100 और 500 के नोटों की छपाई और पूर्ति होती है। और बैंक नोट प्रेस देवास, यहाँ 20, 50, 100 और 500 के रुपए के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छपते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट जो लिमिटेड है, इसकी स्थापना भारत में बैंक नोट उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्देश्य से आरबीआई द्वारा स्वामित्वाधीन उसकी सहायक कंपनी के रूप में 3 फरवरी 1995 की गई थी। इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1996 के तहत प्राइवेट कंपनी पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय बंगलुरु में कंपनी के द्वारा 2 प्रेस कर्नाटक तथा सलवानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। मतलब एक तो आपकी प्रेस जो है कर्नाटक में स्थित है और सलवानी एक पश्चिम बंगाल में है। सो और सिक्योरिटी पेपर मिल जो नर्मदापुरम में स्थित है, यह बैंक व करेंसी नोट पेपर, गैर अदालती स्टाम्प पेपर की छपाई में लगने वाली कागज़ का उत्पादन करती है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल ये आपकी नर्मदापुरम में है। अब देखते हैं हम आपका मोस्ट और सबसे ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में तो ब्रेटन वुड्स संस्थान से हम बात करते हैं इसमें। तो ब्रेटन वुड्स जो है, जो वो संस्थान सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में की गई थी। तो उसकी स्थापना याद रखनी है कहाँ, 1944 में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के बाद, मतलब 1939 से 45 तक ये चला था। 43 देशों ने प्रतिनिधित्व युद्ध के बाद बिखरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से बनाने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विदेशी विनिमय दर प्रणाली सुनिश्चित के लिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली यानी कि प्रतिस्पर्धा अवमूल्यन रोकने के लिए आर्थिक विकास संगठन को बढ़ावा देने के लिए आदि के लिए मुलाकात की थी। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है ये आपका एक, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इसके जो 2 संस्थापक थे ये आपको याद रखना है, जॉन मेनार्ड कीन्स
इन दोनों की संस्थाओं के संस्थापक में से एक थे। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसके बाद हम आगे अब डिस्कस करते हैं जो आपके आगे सब आते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हम देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक जो है आपका वो ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद का ही एक उत्पाद है। मतलब इसमें जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में चर्चा हुई उसके बाद वर्ल्ड बैंक को ही यहाँ से निकाला गया। मतलब ब्रेटन वुड्स समझौते का एक उत्पाद माना जाता है इसको, जो 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। विश्व बैंक दुनिया भर के विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं ना एसएससी में, ये यहाँ से पूछ सकता है और आपके पूछे भी गए हैं जो एग्ज़ाम होते हैं अभी। जैसे अभी जो शायद से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो आपका CHSL हुआ था पिछला वाला, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि विश्व बैंक जो है वो कैसे देशों को लोन देता है। तो विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है ये वर्ल्ड बैंक। यह एक संस्थान के रूप में कार्य करता है और इसका मुख्यालय आपको पता ही होगा वॉशिंगटन DC में है। तो विश्व बैंक समूह यानी कि वर्ल्ड बैंक एंड WBG, वर्ल्ड बैंक शब्द आमतौर पर केवल IRBD और IDA को संदर्भित करता है क्योंकि उनके नेतृत्व और कर्मचारी समान हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का उपयोग 5 अलग अलग लेकिन एक दूसरे के पूरक संगठनों के समूह के संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो IDA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई। IDA को विश्व बैंक की रियायती खिड़की यानी कि सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है। IDA द्वारा निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को ब्याज रहित ऋण भी दिया जाता है। मतलब जो निम्न प्रति व्यक्ति आय हैं उन लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया जाता है। तो IRBD के बारे में हम देखते हैं तो इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई। इसके द्वारा मध्यम आय वाले देशों को साख विश्वसनीयता रखने वाले अल्प विकसित देशों को विभिन्न कल्याण कार्यक्रम जैसे गरीबी निवारण, अवसंरचना विकास आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। और IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या होता है, तो इसकी स्थापना 1956 में की गई। IFC विकासशील देशों के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमों और पूंजी जुटाने के लिए व्यवस्था करता है। मीगा क्या होता है, तो मीगा जो होता है, और मेगा भी आजकल बहुत चल रहा है, वो जो भूरा है ना, आप जानते ही होंगे भूरा, डोनाल्ड ट्रंप, वो इसी इनिशिएटिव को लेके भारत को आजकल दबाता रहता है। तो लेकिन भारत भी जो है कड़ा जवाब दे रहा है। मेगा आप जानते होंगे मेक ग्रेट अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है, वो व्यापारी आदमी है, तो भारत भी उसका अच्छा जवाब दे रहा है। तो मीगा को चलो हम देखते हैं। तो बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था मीगा, ये मीगा की स्थापना जो है वो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था गैर व्यापारिक अवरोधों को कम करके विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। इसके बाद आता है ICSID, इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1966 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश विवादों के लिए मध्यस्थता और सुलह करना। ये सारी की सारी वित्त संस्थाएं हैं। और इसमें नोट देखते हैं, नोट क्या है, तो विश्व बैंक से अभिप्राय सामान्यतः IRBD और IDA से ही उपरोक्त 5 संस्थाओं को मिलाकर विश्व बैंक समूह बनता है। जो मैंने अभी आपको ये ऊपर सारी की सारी जो समितियां बताई थी, तो एक तो आपका वर्ल्ड बैंक हो गया और उसके साथ जो वर्ल्ड बैंक समूह यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो यही 5 संस्थाओं से मिलकर बनता है। तो इसमें भारत वर्ष 1956 में IFC और वर्ष 1960 में IDA के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल रहा तथा वर्ष 1994 में मीगा का सदस्य बना। तो भारत में जो IFC था वो 1956 में ज्वाइन किया, IDA 1960 में, और 1994 में मीगा का सदस्य बना भारत। अब देखते हैं हम IMF। तो IMF जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। ये 189 देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वित्तीय स्थिरता सुरक्षित करने के लिए, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, सतत आर्थिक विकास और उच्च रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है। किसी मतलब का नहीं था। सदस्य देश देख लेने हैं, 189 है इसके। और IMF जो है औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया। यही भी एक ब्रिटेन वुड्स संस्था में से एक है। मतलब इसको भी ब्रिटेन वुड्स का ही उत्पाद कह सकते हैं हम लोग। इसमें जो IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, मुद्रा कोष है, ये कुछ
रिपोर्ट्स जारी करता है, विश्व आर्थिक परिदृश्य और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट जो हैं ये इसकी इम्पोर्टेंट हैं जो ये जारी करता है। इसके साथ हम आगे देखते हैं विशेष आहार अधिग्रहण। तो विशेष आहार अधिग्रहण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ष 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। तो और जो एसडीआर मूल्य का बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं को औसत भार के आधार पर किया जाता है। इसमें 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं। तो ये आप देख लीजिएगा जो कौन कौन सी करेंसी हैं जो इनको शामिल किया गया था बास्केट ऑफ करेंसी में। तो एक तो डॉलर आ जाता है, भूरा का जो सपना ही है भूरा का, डॉलर कहीं चला ना जाए चाइना और रसिया के मिलने से। चाइना, रसिया और इंडिया जो है ये डॉलर की वैल्यू कम ना कर दें, इसीलिए भूरा और चिंतित रहता है। यूरोप का यूरो हो गया, चीन की जो रेनमिनबी है और जापान का येन और ब्रिटेन का पाउंड, इनको बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल किया गया था एसडीआर में। इसके बाद आता है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट, जिसे आमतौर पर ब्रिक्स बैंक के रूप में जाना जाता है, ब्रिक्स देश द्वारा स्थापित यह बहुपक्षीय विकास संस्था है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में अल्प विकसित उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे को सतत विकास परियोजनाओं में सहायता करना होता है। यह बैंक वैश्विक विकास में साझा लक्ष्य को साकार करने के लिए अन्य मौजूदा वित्तीय संस्थानों का प्रयासों का पूरक है। इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई चीन में है। और न्यू डेवलपमेंट के जो संस्थापक सदस्य हैं तो आपको पता ही होना चाहिए ब्रिक्स, तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो है ये ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं। जो ये जो कंट्री है इनकी सभी से भूरा से इस समय अच्छी लड़ाई चल रही है। और संभावित सदस्य जो है उरुग्वे को भी शामिल किया जा सकता है, अभी ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई थी। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के उद्देश्य क्या हैं? तो सदस्य देशों का विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को समर्थन देना, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य है। और इसमें अगर हम देखें तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें सदस्य प्रतिनिधित्व करते कितने हैं? तो विश्व की जनसंख्या का जो इसमें प्रतिनिधित्व है ये 42% है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 20% है और सतत क्षेत्र का विकास जो है वो 27% है। और डेब्यू बॉन्ड क्या होता है? तो जुलाई 2016 में RBM 3.0 बिलियन USD यानी कि 450 मिलियन का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। तो ये ग्रीन बॉन्ड है आपका, डेब्यू बॉन्ड नहीं है। तो ग्रीन बॉन्ड ये आपका होता है। साझेदारी क्या होती है? तो NDB ने बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों के लिए समझौता ज्ञापनों पर MOUs पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और NDB के सदस्य देशों को प्रमुख वाणिज्य बैंकों में शामिल करेगा। अब देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, जिसका लक्ष्य जो था वो एशियाई प्रांत के क्षेत्रों को गरीबी से मुक्त करना। इसका लक्ष्य विकासशील सदस्य देशों को गरीबी हटाना और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। एशियन विकास बैंक के सदस्य जो हैं वर्तमान में 69 सदस्य हैं, जिसमें 49 एशिया और प्रशांत क्षेत्र में से हैं। भारत ADB का संस्थापक सदस्य रहा है। एशियाई विकास बैंक के कार्य को हम देखेंगे आगे स्लाइड पे। तो ये आते हैं आपके एशियाई विकास बैंक का अपने विकासशील सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ऋण और इक्विटी प्रदान करता है। अब देखते हैं एशियाई निवेश अवसंरचनात्मक बैंक। तो इसकी स्थापना 2015 में हुई और इसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2016 में कारोबार के लिए शुरू किया गया। इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग चीन में है। और इसके बाद आगे आते हैं तो इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड, तो UNGP है जो, तो संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। इसकी स्थापना 1967 में ट्रस्ट के रूप में की गई थी और यही इसमें है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी स्थापना है 1989 में G7 सदस्यों की पेरिस में आयोजित बैठक के द्वारा इसकी की गई थी। मतलब वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी स्थापना 1989 में G7 देशों के द्वारा की गई थी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए। अमेरिका पर 9/11 हमले के बाद 2001 में FATF आतंकवादी वित्त शोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश विस्तार किया गया था। तो इसके बाद आता है आगे देखते हैं। आगे जो आपका आएगा मुख्यालय ये है आपका
तो वित्तीय टास्क फोर्स में जो आपके कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं ये कौन कौन से शामिल हैं, तो इसमें एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूत और इंटरपोल है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, ड्रग्स अपराध संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और विश्व बैंक है, विश्व सीमा शुल्क संगठन है, इसकी सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में स्थित है। तो FAT की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जो होती है ये क्या होती है, ये आपको देख लेना है। तो FA मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट होती है और एक ब्लैक लिस्ट होती है। जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। यह उस देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। और ब्लैक लिस्ट क्या होती है? ब्लैक लिस्ट में उन असहयोगी देशों या क्षेत्रों को नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज को शामिल किया जाता है जो आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करती हैं। तो मतलब ग्रे लिस्ट से एक चेतावनी दी जाती है और ब्लैक लिस्ट में मतलब पूरी तरह से ही ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। अब देखते हैं WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन। तो WTO जो है इसको पहले हम जो है WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के लिए पहले हम इसको गेट के रूप में जानते थे, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसके बाद गेट के उरुग्वे दौरे पे 1986-94 में वार्ता तैयार हुई और 1 जनवरी 1995 को WTO द्वारा कार्य शुरू किया गया और इसे हम मार्केस समझौते के नाम से भी जानते हैं। तो WTO इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है और यूरोपीय संघ सहित इसमें 166 देश शामिल हैं। तो एक आपको ये याद रखना है कि जो WTO है 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई, जिसको हम मार्केस समझौते के नाम से भी जानते हैं, जो 1 जनवरी 1995 को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निकल के आया। इससे पहले 1947 से 1995 तक इसका नाम क्या था? तो गेट के नाम से जाना जाता था, जो जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से। इसमें टोटल यूरोपीय संघ को मिला के 166 देश शामिल हैं, मतलब 166 देश प्लस एक यूरोपीय संघ, और इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। अब हम देखते हैं मिसलिनियस में आता है भारत की प्रमुख समितियाँ और आयोग। तो स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो स्वामीनाथन जो समिति है जनसंख्या नीति से इसका संबंध था। राजा चलैया समिति कर सुधार समिति से संबंध था। सरकारिया समिति जो सरकारिया समिति है इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से था। तो ये सारी की सारी समितियाँ ही आपकी इम्पोर्टेंट हैं। और जानकी रमन समिति प्रतिभूत घोटाले से, और दंतवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से, महान लोवेस समिति राष्ट्रीय आय से इसका संबंध था। इसके बाद मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से भंडारी समिति का संबंध था। आगे देखते हैं, आगे जो आती हैं आपकी ये केलकर समिति प्रत्यक्ष और प्रारूपण कर से आधारित थी। इसके बाद हम योजनाएं देखेंगे और योजनाओं के बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके बचते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित वो। तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से संबंधित थी। और सच्चर समिति मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता ही होगा, जो मैंने 1991 बताया था, तब 1991 से पहले जो 90s के समय बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया था, तब हमने उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह वो करते, तब LPG रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। जो आबिद हुसैन समिति है वो लघु उद्योग से संबंधित है। भगवती समिति बेरोजगारी से संबंधित थी। बैद्यनाथ समिति जो थी आपकी सिंचाई किससे संबंधित थी? सिंचाई के पानी से जो थी वो बैद्यनाथ समिति आपकी संबंधित थी। और ज्योति बसु समिति ऑक्साइड संपत्ति रिपोर्ट पर थी। सेन गुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगारी पर थी। किरीट पर एक प्राकृतिक गैस मूल्य से थी। केलकर समिति प्रत्यक्ष और परोक्ष करोड़ों पर से थे। मंडल कमीशन पिछड़ी जाति को लिए सीटों से था। और कोठारी कमीशन शैक्षिक सुधार से था। नरसिम्हन समिति जो थी वो बैंकिंग सुधार से थी। हजारी समिति औद्योगिक नीति से। तिवारी समिति औद्योगिक जो ऋणता थी उससे। और मालेगांव समिति प्राथमिक
पूंजी बाजार से थी। NS वर्मा समिति वाणिज्य बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित थी। और मिस्त्री समिति जो थी वित्तीय गतिविधियों के सुधार हेतु सुझाव था। और सुंगली समिति सरदार सरोवर बांध परियोजनाओं को विस्थापित की स्थिति की समीक्षा हेतु। पाठक आयोग यूएनओ के तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच के लिए था। और MC जोशी समिति काले धन से संबंधित थी। और बासवान समिति सिविल सेवा। चलिए तो ये यहाँ पे हम केंद्र सरकार के प्रमुख योजनाएं देखते हैं। तो पहली जो प्रमुख योजनाएं आती हैं, योजनाएं जो हैं इनका मंत्रालय आजकल बहुत पूछा जाता है। तारीख तो पूछी ही जाती है, मतलब एग्जैक्ट तारीख कभी कभी पूछ ली जाती है, लेकिन इनका सन और मंत्रालय आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। मंत्रालय को आप एक बार अच्छी नज़र से देख लीजिएगा, हो सके तो इसको रिपीट मोड पर भी देख लीजिएगा और साथ में लिखते चलिएगा, या आप बाद में इस PDF को मैं प्रोवाइड करा दूंगा तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना तो 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। मेक इन इंडिया, तो जो मेक इन इंडिया था आपका, ये आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा 25 सितंबर 2014 को। एक जिला एक उत्पाद 2018 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया था वो वही स्कीम थी। ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 आवासीय और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण स्वच्छ मिशन ग्रामीण के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया था। पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 अक्टूबर 2014 को ये भी किया गया था आवासन एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। और इसके बाद आता है जो आपकी अगली स्कीम है वो है सांकेतिक बाल विकास योजना। तो 2 अक्टूबर 1975 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान वर्ष 2024 में शुरू किया जाता है जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। आगे अब हम देखते हैं यहाँ पे जो स्कीम्स हैं आपकी। मिशन इंद्रधनुष इम्पोर्टेंट स्कीम है आपकी मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो 25 दिसंबर 2014 को शुरू की जाती है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 22 जनवरी 2015 महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय की ये संयुक्त पहल थी। महिला बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और शिक्षा मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय के द्वारा एक साझा पहल के साथ 22 जनवरी 2015 को इस योजना को शुरू किया जाता है। इस योजनाओं में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, बस यही है कि हम यही बता सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना है ये इस तारीख को शुरू हुई थी और इस मंत्रालय के द्वारा हुई थी। बाकी ऐसी कोई इनमें ट्रिक्स भी नहीं होती है, ना इनमें कुछ समझाने को होता है। आपको देखना, आपको ये बस ये वन टाइम रिवीजन नहीं, इनको बार बार जब आप रिवाइज करेंगे वो जब ऑप्शन देखेंगे तो अपने आप वो आप क्लिक कर देंगे। बस ये है कम से 3 से 4 बार इन योजनाओं का आप इस वीडियो के बाद वीडियो को 1 से 2 बार प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड है, तो उसी को आप 3 से 4 बार रिवाइज करिए और एग्ज़ाम जब हो तो उससे 2-3 दिन पहले 1-2 बार और रिवाइज मार लीजिएगा, तो आसानी से आप वहाँ पे ये योजनाएं करके आ सकते हैं और ये पूछी भी जाती हैं। 1 से 2 मार्क्स आजकल यहाँ से कन्फर्म होते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाती है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि PN जनमन 15 अक्टूबर 2023 को जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। वन बंधु कल्याण योजना 28 अक्टूबर 2014 जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। उजाला योजना वर्ष 2015 में विद्युत मंत्रालय के द्वारा। अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 2015 में। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाती है। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी आपकी 2015 में वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाती है। आगे आता है स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को आवासन एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। अमृत योजना 25 जून 2015 आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये भी आपकी 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी, अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास 2015 और आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना 2016 ग्रामीण विकास मंत्रालय। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी
स्वर्ण मुद्रीकरण जीएमएस वर्ष 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा, पीएम उदय अक्टूबर 2019 को आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी, और 16 जनवरी को ही हम स्टार्टअप डे के रूप में भी मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप इंडिया शुरू की जाती है, तो ये देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इन योजनाओं का अनावरण किया जाता है। विभाग के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 10 अगस्त 2017 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर बिजली योजना, सौभाग्य योजना जिसको जानते हैं, 2017 25 सितंबर को शुरू की जाती है विद्युत मंत्रालय के द्वारा। गोवर्धन योजना 2018 जल शक्ति मंत्रालय, बंधन योजना 2018 जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान पीएम आशा 2018 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है। आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य विश्व हेल्थ केयर की सबसे बड़ी सरकारी वित्त शोषित स्कीम, मोस्ट इम्पोर्टेंट 2018 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। मंत्रालय आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर जो वित्त शोषित है तो वो ज़्यादातर वित्त मंत्रालय ही करेगा। वाणिज्य से संबंधित है तो वाणिज्य मंत्रालय, और स्वास्थ्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। मतलब थोड़ा एक आइडिया लगा सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसे भी थोड़ा एक ऑप्शन को देख के आइडिया आप लगा लेंगे वहाँ पे। प्रधानमंत्री मानधन योजना तो 2019 कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। अब जैसे ये आप एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ कुछ गाइड करता हूँ। जैसे ये मुझे मान लीजिए मंत्रालय पता नहीं है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री किसान निधि, तो किसान निधि ये तो देखो फाइनेंस से बात है तो वित्त मंत्रालय, लेकिन किसान से संबंधित है तो कृषि मंत्रालय भी जारी इसको कर सकता है। और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, तो ये ग्रामीण से संबंधित होता है ना, ग्रामीण ही इस मतलब ग्रामीण मंत्रालय वगैरह इसको कुछ करते हैं। तो ऐसे ही आप हिंट एक आइडिया लगा सकते हैं, अगर आप वहाँ पे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, बाई चांस पर जाते, वैसे आप रिवीजन करेंगे तो आप रिकॉल अच्छे से वहाँ पे कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसको शुरू करता है। और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार यानी कि मनरेगा जो है वो 2006 में शुरू होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 21 फरवरी 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019 को नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 वित्त मंत्रालय के द्वारा। जल जीवन मिशन 2019 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा। सुरक्षित मातृत्व शासन यानी कि सुमन योजना जो 2019 में शुरू की जाती है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अटल भूजल योजना, तो अटल भूजल योजना को 25 दिसंबर 2019 जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा शुरू किया जाता है। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 अगस्त 1979 ग्रामीण विकास मंत्रालय शुरू करता है इसको। पीएम सूर्योदय हर घर मुफ्त बिजली योजना 29 फरवरी 2024, और ये नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। स्वामित्व योजना 2020 की योजना है, पंचायती राज मंत्रालय शुरू करता है। आत्मनिर्भर भारत योजना 2020 में शुरू होती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, जो कि वर्तमान में कौन है केंद्र सरकार में, लल्लन सिंह जो इसके मंत्री हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2018 में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग के द्वारा। आत्मनिर्भर भारत योजना 2020 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008-9 में सूक्ष्म लघु और मध्यम जो कि एमएसएमई सेक्टर के लिए ये शुरू किया गया था 2008-9 में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए इसको फिर से शुरू किया जाता है विश्वकर्मा योजना को, जो ये भी आपका एमएसएमई सेक्टर से संबंधित था। जल शक्ति अभियान कैच द रेन को ये 2021 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना
तो कौशल विकास मंत्रालय 2016 में इसको जारी करता है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, तो नीति आयोग जो पिरामल है 2021 में इसको जारी करता है। जान है तो जहान है, ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2021 में जारी करते हैं। निपुण भारत कार्यक्रम स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2021 में। पीएम मित्र योजना 2021 में वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। स्वनिधि से समृद्धि योजना 1 जून 2020 को आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। अग्निपथ योजना 2022 को रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जो अग्निवीर स्कीम है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 1998 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे हम, जो आपकी प्रधानमंत्री जीवन जो योजना थी वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय इसको जारी करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू होती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय 2015 में। स्मार्ट सिटी और एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च योजना 2015 में आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा। सक्षम आंगनबाड़ी और सोशल 2.0 2021 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 2020 में। और स्वर्ण जयंती ग्राम योजना स्वरोजगार जो कि 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, जो कि है कुछ महत्वपूर्ण इसके तथ्य हैं इकोनॉमिक्स के। और ये लास्ट में यानी कि जो मिसलिनियस में आता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपका ये इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना जो सतारा महाराष्ट्र में है वर्ष 1932 में खोला गया था। भारतीय बैंकों की विदेश में सबसे अधिक शाखाएं कहाँ पे हैं? तो यूके में सबसे ज़्यादा हैं। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की धारा जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की थी। भारत में सबसे अधिक संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं भारत में हैं। केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला जो है वो नागपुर में है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राष्ट्र जो था 1997 में महाराष्ट्र बना था आपका। भारत में पहली बार स्वर्ण रिफाइनरी जो सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व में दुग्ध उत्पादन भारत का पहला व यूएसए का दूसरा स्थान है। दाल के उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। भारत में सेवा कर लगाने के लिए 88वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। भारत के कर्नाटक राज्य में जनगणना की तर्ज पर मौतों की गणना का कार्य भी प्रारंभ किया गया। और कृष्ण क्रांति का संबंध जो है वो खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से ये आपका संबंधित है। आगे इसमें देखते हैं तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जो संस्थान है ये आपका कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और इसके बाद आपका आता है वर्ष 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत योजना बॉम्बे प्लान कहते थे इसको। जो मतलब अब तक आप पढ़ के आए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे एक थोड़ा एक कंपाइलेशन के साथ एक वन लाइनर फॉर्मेट में ये डिटेल क्विक रिकैप कराने की कोशिश की गई है जो आप आगे पढ़ के आए थे। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई थी। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह वर्ष 1897 में दार्जिलिंग असम में प्रारंभ हुआ था। आगे आता है भारत में कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सबसे अधिक है। भारत में सर्वाधिक जो नगरीकरण गोवा राज्य में स्थित है। ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो जाता है तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है उसको। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है, जिसको हम नावा सेवा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि अब सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बन गया है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। किस देश का आयात व निर्यात से संबंधित भुगतान व्यापार शेष कहलाता है? मतलब आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान का व्यापार जो होता है वो व्यापार शेष कहलाता है। गारंटी
रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम 1972-73 में महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1966 में की गई थी। केरल राज्य के बाहर पहला पूर्ण साक्षर जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल है। और भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना वर्ष जो है 1992 में प्रारंभ हुई थी। बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। वाइट गुड्स से तात्पर्य है कि अभिजात वर्ग दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार आदि। ये सारी की सारी लग्जरी आइटम्स में आती हैं। सब पे 28% GST लगता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। वाइट गुड्स की विशेषता यह होती है कि ये प्रदर्शन प्रभाव से इन वस्तुओं को उपभोक्ता प्रोत्साहन मिलता है। हरा सोना चाय को कहा जाता है, सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है, काला सोना कोयले को और द्रव सोना पेट्रोल को कहा जाता है। और बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए सुझाव देने वाली समिति जो थी गोईपारिया समिति थी। शेयर घोटाले की जांच के लिए रमन समिति बनाई गई थी। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी संस्था जो है वो UTI है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1980 में हुई थी। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग पेट्रोल के आयात पर खर्च होता है। अर्थशास्त्री में निवेश का मतलब शेयरों की खरीदारी से है। भारत यूनियन ट्रस्ट जो UTI है सबसे बड़ा, 30 जुलाई 2007 को नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड इसका कर दिया गया था। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को हम लाभांश कहते हैं। पानी पंचायत योजना उड़ीसा से संबंधित है। सकल FDI में महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान पर आता है। बहुराष्ट्रीय फार्म अनेकों देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। अर्थशास्त्र शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का शब्द व्यक्तिगत यूनिटों से है। तो ये आपकी जो थी इकोनॉमिक्स मैंने आपको कवर करा दिया। 7 से ऐसे ही हमारा 7वां वीडियो था और 7 वीडियो में हमने आपको पूरा इकोनॉमिक्स कवर करा दिया। आई होप आप सभी लोगों को हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आए तो उनको आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, या आप कमेंट बॉक्स में मुझे स्पेशली किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो मैं वो टॉपिक जैसे पंचवर्षीय योजना है तो अलग से मैं पढ़ा दूंगा एक बार, और उसको कोई दिक्कत नहीं है। बस आप एक कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी स्पेशल टॉपिक्स इकोनॉमिक्स से संबंधित चाहिए हो। ये यहाँ पे बुक में आई होप सारा अच्छे से दिया गया था। बस ये एक मिसलिनियस पार्ट था जो मैंने अभी आपको लास्ट में कराया। तो जो आप आगे पढ़ के आए थे उसी का जस्ट एक रिकैप इसको कह सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट किया जाए, तो UPSI के लिए पॉलिटी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। पॉलिटी UPSI के लिए क्या सभी एग्जाम्स में आती है, तो पॉलिटी हमारे पास ऑप्शन रहेगा। साइंस ऑप्शन है और स्टैटिक GK को हम सोच रहे हैं इसको बाद में प्रेफर किया जाए। तो आप पॉलिटी या साइंस में से मुझे प्रेफरेंस दे सकते हैं कि किसको पहले स्टार्ट करना होगा। और हिस्ट्री भी हमारी जो सीरीज पॉज हो रखी थी उसको भी अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पॉलिटी और साइंस में से किसको स्टार्ट किया जाए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ चैनल को शेयर करें, जिससे हमारी सब्सक्राइबर भी बढ़ें और हमें भी मोटिवेशन आए। तो आप लोग और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरे इकोनॉमिक्स के बेस्ट 100 क्वेश्चंस हम आपको बहुत जल्दी यानी कि आने वाले संडे को प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।